अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे हम ग्रहण के हवाले से। नजूम स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से रज़ा अस्करी आपकी खिदमत में हाजिर है। 25 मार्च 2024 को होने वाला चांद ग्रहण किसके लिए कितना नुकसानदेह है और किसे नुकसान नहीं देगा, बात करेंगे हम आज वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और इसके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस वसूल होते रहें। अगर आपकी पैदाइश 1950 या 51 की है, अक्टूबर से लेकर के नवंबर 1950-51 के दरमियान में है, अगर आपकी पैदाइश जून 1980 से लेके जुलाई 1981 के दरमियान की है और अगर आपकी पैदाइश जुलाई 2010 से लेके सितंबर 2011 के दरमियान की है, तो याद रख लीजिएगा ये ग्रहण बुर्ज मीज़ान में आपकी पैदाइश के वक्त मौजूद ऐन ज़ोहल के साथ लग रहा है। बुर्ज मीज़ान में इन सालों में पैदा होने वाले लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसलिए कि पैदाइश के वक्त बुर्ज मीज़ान में इन्हीं दर्जात पर सितारा ज़ोहल मौजूद था और सितारा ज़ोहल और कमर आपस में मुखालिफ सितारे हैं और जब भी कमर और ज़ोहल करीब आते हैं तो वो कॉम्प्लिकेशंस लेकर आते हैं। ये ज़ोहल के हवाले से कुछ तारीखें थी, मैं कुछ तारीखें आपको और बताता चलूँ। मुश्तरी के हवाले से अगर आपकी पैदाइश 1957 के जून के बाद है, जून 1957 से के बाद है, अगर आपकी पैदाइश 1968 की अक्टूबर से लेके 1969 की फरवरी के दरमियान की है, अगर आपकी पैदाइश 1980 की सितंबर से लेकर के 1981 के मार्च के दरमियान की है, आप मोहतात रहें। इसके साथ साथ याद रखिएगा अगर आपकी पैदाइश सितंबर 1992 से लेकर के मार्च 1993 के दरमियान की है तो भी आपको मोहतात रहना है। और इसके साथ साथ अगर आपकी पैदाइश जुलाई 2004 से लेके और जुलाई 2004 से लेके जनवरी 2005 के दरमियान के, मीन्स जुलाई 2004 से लेके जनवरी 2005 के दरमियान की है। और अगर आपकी पैदाइश 2016 की जुलाई के बाद दिसंबर के दरमियान में है तो याद रख लीजिएगा ऐसे तमाम अफराद के जायचे में इन्हीं दर्जात के ऊपर मुश्तरी मौजूद था और ये ग्रहण मुश्तरी पर लगेगा। आपके जायचा विलादत के मुकाम पर अगर कोई भी सितारा मौजूद है, यहाँ मैं वजाहत कर दूं कि बुर्ज मीज़ान के 8 दर्जे की बात की जा रही है जहाँ पर ये ग्रहण लगने जा रहा है, और बुर्ज मीज़ान के 8 दर्जे के आसपास, मीन्स अगर किसी का भी कोई सितारा बुर्ज मीज़ान में 3 दर्जे से 13 दर्जे के दरमियान में है, ये आप अपना अपना जायचा नोट कर लीजिए। तो याद रख लीजिएगा उस जायचा विलादत के मौजूद प्लैनेट के ऊपर, मौजूद सितारे के ऊपर ये ग्रहण लगेगा और उस सितारे की घर की जो जो मंसूबात होंगी उनको भी इस ग्रहण की नहुसत की वजह से मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। बुनियादी तौर पर 3 बुरूज डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक सरतान जिसका अपना सितारा ग्रहण में जा रहा है, दूसरा वो बुर्ज जिसमें ग्रहण लग रहा है बुर्ज मीज़ान, और तीसरा वो बुर्ज जो बुर्ज मीज़ान के बिलमुकाबिल है बुर्ज हमल। तो याद रखिएगा सरतान, मीज़ान और हमल, ये 3 बुरूज बराह रास्त मुतासिर होंगे। ख्वाह आपका
ذائچہ کسی بھی سال کا ہے اور آپ کے ذائچے کے اندر کوئی ستارہ موجود ہے تو یہ 3 بروج براہ راست متاثر ہوں گے۔ برج سرطان والوں کو یہاں پر پرابلم زیادہ ہوگی کیونکہ ان کا اپنا ستارہ نحوست میں جائے گا، اور سرطان والوں کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے تیسرے گھر کے اندر یہ گرہن لگے گا قمر کا، اور تیسرا گرہن بہن بھائیوں کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے، ریلیشن شپ کے حوالے سے، کمیونٹی بیسس کے حوالے سے، سیاست سے اگر کوئی منسلک ہے تو یہاں پر ان کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح آپ کی فیملی میں کچھ اختلافات ہیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ، ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا تعلق زندگی میں کسی ایسے شعبے سے ہے جس میں آپ کو نیوز ایجنسیز، ٹریولنگ اور ان قسم کے کاموں سے روزی روزگار کا لینا دینا ہے تو یاد رکھیے گا یہ متاثر کرے گا، اور اس لحاظ سے متاثر کرے گا کہ آپ کو ان دنوں کے اندر بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ خصوصاً سرطان کے حوالے سے بات کروں تو سرطان والے اس وقت ان کے برج حمل کے اندر جو ذائچے میں ستاروں کی کیفیت ہے ان کو بھی اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو یہاں یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ قمر سے 8ویں گھر کے اندر زحل موجود ہوگا پائسز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ شمس موجود ہوگا برج حمل میں، اور شمس کے ساتھ عطارد بھی موجود ہوگا برج حمل میں۔ تو یہ گرہن جو لگ رہا ہے یہاں پر شمس کے بالکل بالمقابل، شمس اور عطارد کے بالمقابل ہو رہا ہے۔ مس کمیونیکیشن، مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوں گی۔ ان چیزوں کو بہت زیادہ محتاط رہیے گا اور اپنی لائف کے میٹرز میں مد نظر رکھیے گا۔ تاریخ اور ٹائم کے حوالے سے بات کرتا چلوں تو پاکستان ٹائم کے مطابق 25 مارچ کو صبح 9:53 پر یہ گرہن لگنا شروع ہوگا۔ 9:53 پہ اس کا انتہائی عروج جو ہوگا وہ 25 مارچ دوپہر 12:12 تک، اور اس کا اختتام 25 مارچ کو دوپہر کے 2:32 پہ ہوگا۔ اس طریقے سے اگر ہم گرہن کی بات کرتے ہیں تو یہ گرہن کو تقریباً 4.5 گھنٹے سے کچھ منٹ زیادہ کا یہ گرہن ہوگا، اور اس ڈیوریشن میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ صدقات دیجیے، چاول، باجرہ یا سفید چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ ٹورس والے اگر صدقہ دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا انہیں سفید میٹھی چیز کا صدقہ دینا چاہیے۔ اگر برج حمل والے صدقہ دینا چاہتے ہیں تو چونکہ ان کے چوتھے گھر کا حاکم ہے تو انہیں دودھ یا چاول کا صدقہ دینا چاہیے۔ اگر جیمنائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ ان کے 5ویں گھر میں گرہن لگ رہا ہے تو انہیں کسی بھی قسم کی سفید چیزوں کے ساتھ سب چیزیں ملا کے صدقہ کرنا چاہیے۔ سرطان والے بذات خود چاول کا، دودھ کا، کسی بھی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ برج اسد والوں کے 12ویں گھر کا حاکم ان کے تیسرے گھر کے اندر گرہن کر رہا ہے، تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ یہاں پر برج اسد والوں کے لیے کسی بھی خفیہ معاملات کو سامنے رکھ کر کے ان کی عزت و وقار کے حوالے سے کوئی کمی بیشی کی جا سکتی ہے، تاہم کوئی اتنا پریشان کن بات نہیں ہے۔ سنبلہ والوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے مالی معاملات کے حوالے سے۔ امیدوں اور خواہشات کو اتنا زیادہ نہ بڑھائیں کہ یہ ٹوٹیں تو آپ کو نقصان ہو، کیونکہ آپ کے 11ویں گھر کا حاکم آپ کے دوسرے گھر میں ہوگا۔ میزان والوں کے پہلے گھر میں یہ گرہن لگ رہا ہے، آپ کی نفسیات کو، آپ کی سوچ کو، آپ کی شخصیت کو یہ متاثر کرے گا، محتاط رہیے گا۔ عقرب والوں کو یہ گرہن متاثر نہیں کرے گا۔ عقرب والوں کو گرہن اس لیے بھی متاثر نہیں کرے گا کہ یہ بنیادی طور پر 9ویں کا حاکم ہو کے 12ویں گھر میں گرہن لگ رہا ہے۔ اگر آپ کا کوئی امیگریشن کا یا بیرون ملک یا تعلیم کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے جانے کا پروگرام ہوگا تو آپ متاثر ہو سکتے ہیں، ادروائز یہ عقرب والوں کی شخصیت، ان کی نجی زندگی کو متاثر نہیں کرے گا۔
कौस वालों के हवाले से बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा, कौस वालों के हवाले से उनके जायचे के 11वें घर के अंदर ये ग्रहण लग रहा है, तो सहबाब से मोहतात रहिएगा। काम कारोबार में किसी किस्म का भी झूठा वादा या तिफल तसलियों वाला काम ना करें, ये आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। कैप्रिकॉन वालों के 7वें घर का हाकिम है, कैप्रिकॉन वालों के 7वें घर का हाकिम होकर के 10वें घर में ग्रहण करेगा, तो ये आपकी पार्टनरशिप को डिस्टर्ब कर सकता है और इसके साथ साथ आपके अज़दवाजी ताल्लुकात में किसी किस्म की कोई ख़राबियाँ आ सकती हैं। ताहम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने का इम्कान नहीं है। आप सदक़ात और नमाज आया तो जो है वो पढ़ के और इन नहुसतों से बच सकते हैं। एक्वेरियस वालों के हवाले से हम बात करते हैं तो एक्वेरियस वालों के जायचे में ये 6ठे घर का हाकिम है और 6ठे घर का हाकिम होके 9वें घर के अंदर ग्रहण में जाएगा। ये चीज़ एक्वेरियस वालों की मुलाजमत और इसके हवाले से किसी हद तक बेहतर है, लेकिन चूँकि ये ग्रहण 9वें घर में लग रहा है तो बहुत ज़्यादा अगर आपको एहतियात करनी है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों को एहतियात करनी है, कारोबार तिजारत करने वालों को एहतियात करनी है, एमिग्रेशन के हवाले से या बैरून मुल्क सफरात के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से एहतियात कीजिए। अदरवाइज़ सेहत के मामलात में आप अगर सदका भी दे देते हैं तो अल्लाह की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगी। पाइसेस वालों के हवाले से बात करते हैं तो पाइसेस वालों के जायचे में ये ग्रहण जो लगेगा बुनियादी तौर पर आपके 8वें घर में लगेगा। ज़ोहल आपके लगन में मौजूद है, पहले घर में मौजूद है, 8वें घर में लगने वाला ये ग्रहण आपको मुतासिर कर सकता है। सदक़ात ज़रूर दीजिए। और इन आयाम के दरमियान हामला ख़वातीन के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो या फिर ऐसे लोग जो चाँद की आखिरी तारीख़ों में पैदा हुए हैं, अमावस की रातों में पैदा हुए हैं, उनको यहाँ पर डिप्रेशन, ज़हनी दबाव या इस किस्म की कैफियत दरपेश आ सकती हैं। नींद ख़राब हो सकती है, नींद में कमी आ सकती है। ये तमाम अफराद के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो तमाम अफराद जो चाँद की आखिरी तारीख़ों में पैदा हुए, ये याद रख लीजिएगा। 27, 28, 29 तारीख को अगर आपकी चाँद की पैदाइश है तो फिर उस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। मिलेंगे हम सूरज ग्रहण की वीडियो के हवाले से अगली वीडियो में। चैनल के लिए फिर रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।